इज ओके। नेक्स्ट ऑप्शन बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है पाथ फाइंडर। स्टूडेंट्स पाथ फाइंडर में चार ऑप्शन ये नजर आएंगी। फर्स्ट ऑप्शन इज यूनाइट, सेकंड इज माइनस, थर्ड इज इंटरसेक्ट, फोर्थ इज एक्सक्लूड। इसे बोलते हैं शेप मॉड्स। क्या बोलते हैं? शेप मॉड्स। ये ऊपर वाली चार ऑप्शन होती है शेप मॉड्स। ये नीचे वाली जो 6 ऑप्शन होती है इसे बोलते हैं पाथ फाइंडर। कमाल के ऑप्शन है, बहुत कुछ हो सकता है। ये एक बटन भी नजर आ रहा हो एक्सपैंड, इसका भी अपनी जगह बड़ा जबरदस्त किस्म का इस्तेमाल है। लेकिन इससे पहले मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन दे दूं। उम्मीद है आपको ट्रांसफॉर्म की भी समझ आ गई, अलाइन की भी समझ आ गई, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट की भी समझ आ गई। पाथ फाइंडर, ये जी हमारा अगला टॉपिक। ये शेप्स को मैनिपुलेट करने के लिए होता है। पाथ फाइंडर याद रखना, कम से कम 2 शेप्स होती हैं तो पाथ फाइंडर का काम शुरू होता है। कम से कम 2। सिंगल शेप के ऊपर कुछ नहीं होता। सिंगल शेप के ऊपर पाथ फाइंडर की ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं होती। कम से कम 2 शेप्स होंगी, वो आपस में कनेक्टेड हैं या डिस्टेंस पे है, ये अलग एक मैटर है। ठीक है, इस पे आपकी टोटल जो आपने ऑप्शन सीखनी है 4 और 6, 11 डिफरेंट ऑप्शन है। क्या क्या है? फर्स्ट वन, और ये आपका पैनल विद योर अलाइन एंड ट्रांसफॉर्म अवेलेबल होता है। वैसे शिफ्ट कंट्रोल F9 से भी आपको मिल जाता है। और इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन इज कंपाउंड। यूनाइट भी बोलते हैं, कंपाउंड भी बोलते हैं। जिस तरह के आपको स्क्रीन के ऊपर दिख भी रहा होगा, आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाने हैं, उसको सिंगल शेप में कन्वर्ट कर देता है, यूनाइट कर देता है, दरमियान की बाउंड्रीज खत्म कर देता है। ये क्लाउड बना हुआ दिख रहा है आपको, ये वाला, ये क्लाउड, ये भी इन डिफरेंट शेप्स को आपने रखने के बाद इसको यूनाइट कर दिया। क्या कर दिया? यूनाइट कर दिया। ठीक है, ये सारे ही बड़े इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। यूनाइट की ऑप्शन पहले देख लेते हैं, और यूनाइट के फौरन बाद फिर इंशाल्लाह माइनस फ्रंट को देखेंगे, जिसमें इस तरह का आपको एक्सपेरिमेंट अगर करना हो शेप्स के ऊपर कर सकते हो। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, आर्टबोर्ड ओपन कर लेते हैं। और एक आर्टबोर्ड मुझे चाहिए। आर्टबोर्ड लाने का आसान सा तरीका ये भी है कि आप प्रॉपर्टीज में चले जाओ और आर्टबोर्ड को एडिट करके यहां से ऐड करवा लो। 1 2 3 4, ले जनाब। और अगर आर्टबोर्ड के नेविगेट करना चाह रहे हो तो आर्टबोर्ड का पैनल भी सामने ले आया करो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आसानी हो जाती है आर्टबोर्ड में काम करने में। अच्छा, आर्टबोर्ड 1 के ऊपर ये डिजाइन रेडी हो गया। आर्टबोर्ड नंबर 2 पे चलते हैं। आर्टबोर्ड नंबर 2 पे अभी जो एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं वो कंपाउंड का। अब कंपाउंड समझ लो, कंपाउंड करता है क्या है जी? पैनल है हमारा, पाथफाइंडर में आपके पास पहली ऑप्शन है कंपाउंड की। कंपाउंड बोल देते हैं, यहां इसे यूनाइट बोल देते हैं, एक ही बात है। ये करता क्या है? शेप्स को यूनाइट कर देता है। जितनी भी शेप्स होती हैं उनको क्या कर देता है स्टूडेंट्स? यूनाइट कर देता है। कभी भी आप कोई शेप्स आपके पास मौजूद हो, कोई भी, जिस तरह ये शेप है, ठीक है, डिफॉल्ट ले लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, एक और शेप यहीं से एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। अब इनको सबको सिलेक्ट कर लेते हो। सिलेक्ट करने के बाद ये है जी, ऑप्शन का नाम है यूनाइट। चूंकि इसकी फिल थी वाइट एंड स्ट्रोक था ब्लैक, यूनाइट से उसने कर दिया उसको यूनाइट। अच्छा, एक काम करते हैं, सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये और कीजिएगा स्टूडेंट्स, इसका कलर रख देता हूँ डिफरेंट, इसका कलर रख देता हूँ डिफरेंट।
ये वाइट है, चलें इसको भी चेंज कर लेते हैं। आपका इस वक्त ग्राउंड के ऊपर जो सबसे नीचे स्टैकिंग ऑर्डर में है वो येलो है, उसके ऊपर ब्लू है, उसके ऊपर आपका काइंड ऑफ रेड। इन तीनों को सिलेक्ट किया। तीनों को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं यूनाइट पे क्लिक करता हूं, स्टैकिंग ऑर्डर में जो सबसे ऊपर होता है वो कलर सरवाइव करता है। अगर तो एक जैसा है तो फिर तो आपको दिक्कत ही कोई नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो कौन सरवाइव करता है? जो स्टैकिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर होता है। अच्छा, अंडू करते हैं। अब मैंने क्लिक कर दिया सबसे बॉटम वाले पे, अब यूनाइट करता हूं, तो इसका मतलब की ऑब्जेक्ट का इसमें कोई रोल नहीं है। स्टैकिंग ऑर्डर में जो भी टॉप पे है, इसका एक्सपेरिमेंट इस तरह कर लेते हैं, इसको टॉप पे ले आते हैं, फिर सिलेक्ट करते हैं, फिर यूनाइट करते हैं। इसका मतलब ऑर्डर जो है वो मानी रखता है। जितने भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होंगे उसमें जो सबसे टॉप पे होगा उसकी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएगी यूनाइट के ऊपर। इसका मतलब प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ना सिर्फ फिल होता है बल्कि स्ट्रोक भी हो सकता है, स्ट्रोक का कलर भी हो सकता है। डिफरेंट रख देता हूं कलर ताकि पता लगे, ऑरेंज, ठीक है। और यहां तक कि मैं स्ट्रोक की लाइन स्टाइल भी दे देता हूं। ये तो हम कर चुके हैं ना सब कुछ। अब देखते हैं, जब आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जाता है तो और यूनाइट पे क्लिक करते हो, पाथ फाइंडर में फर्स्ट ऑप्शन है यूनाइट। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका स्टैकिंग ऑर्डर में सिलेक्शन के अंदर टॉप पे होगा वो रिमेनिंग ऑप्शन को इफेक्ट करेगा अपनी प्रॉपर्टीज के साथ, जो भी होंगी। लेकिन एक चीज आपने नोट की है कि आपके वो तीन ऑब्जेक्ट अब सिंगल ऑब्जेक्ट बन गए। अब ये एक ही ऑब्जेक्ट है, ये अलग अलग नहीं है और कर भी नहीं सकते आप। हाँ, वो आप कल वाले टूल यूज कर लो, नाइफ वगैरह, वो सीजर, ये वो अपनी जगह पे हैं मौजूद, अरेजर वगैरह, उससे हो जाएगा कुछ ना कुछ। लेकिन ये अब सिंगल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अगर आपने काइंड ऑफ क्लाउड बनाना था, काइंड ऑफ क्लाउड बनाना था तो अब बना सकते हो। अब वो क्लाउड का कलर क्या रखना है, वो आपने एक ऐसा ऑब्जेक्ट लेना जो टॉप पे हो, ठीक है। इसकी कुछ और यहाँ पे मैं साइजेस बना देता हूँ। सबको सिलेक्ट करो और यूनाइट पे क्लिक कर दो। अच्छा, एक चीज याद रखना, जब आप यूनाइट पे क्लिक कर देते हो, अगर इसमें से शेप में किसी में आपको आगे पीछे करना रिक्वायर्ड है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो, आप चाह रहे हो अगर ये शेप थोड़ी सी आगे पीछे होती तो डिजाइन अच्छा बन जाता क्लाउड का, अगर ये आप अपने हाथ में रखना चाह रहे हो तो आपने एक काम करना है, वो आपको यहां बता भी रहा है। ऑल्ट प्लस क्लिक, जरा गौर से सुनिए, ब्रैकेट में लिखा, ऑल्ट प्लस क्लिक टू क्रिएट ए कंपाउंड शेप एंड ऐड टू शेप एरिया। आपने ऑल्ट के साथ क्लिक करना। अगर ऑल्ट के साथ क्लिक नहीं किया, आप इसकी स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं कर सकते, जो बन गया सो बन गया। लेकिन अगर ऑल्ट के साथ क्लिक किया तो देखो क्या फायदा है। ऑल्ट के साथ क्लिक किया, अब आप देखो ये क्लाउड सा बना हुआ है। आप कहते हो यार थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते और अच्छा हो जाता डिजाइन। आप कर सकते हो। कैसे? क्लिक करो, ये एक्टिवेट हो गया। डबल क्लिक करो, आप उस इंडिविजुअल पार्ट को मूव करके, साइज करके, अपनी मर्जी से प्लेस करके, इसको अलग से आप पोजीशन करके, रोटेट करके, साइज वाइज करके, इसको डबल क्लिक करके, इसको अपनी मर्जी से पोजीशन करके, प्लेसमेंट करके, इसको डबल क्लिक करके, इसको पोजीशन करके, साइज करके, रोटेट करके, जो दिल करता है करो।
ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? ऑल्ट से। और जब हो गया साइड पे डबल क्लिक कर दो। कंपाउंड होने के बावजूद सिंगल शेप पर दिखने के हद तक सिंगल है, लेकिन स्टिल आपके पास ऑप्शन है क्या? चेंज कर सकते। क्या बात? नहीं, जब मर्जी करो। नहीं नहीं, जो बने हुए हैं इन्हीं में, इसके अंदर मजीद ऐड नहीं होना। एक चीज बना दी है, बनाने के बाद आप वो हो, ये थोड़ा सा इधर थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा सा ऊपर हो जाए, थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाए, उन्हीं में से बिल्कुल हो सकती है। और यहां तक कि इसको उठा के आप बाहर भी निकाल सकते हो। ये मतलब वो डिस्टर्ब कर रहा है, ना होता तो बेहतर होता। निकाल के डिलीट कर दो। अब आपको क्वेश्चन ये है, इसमें ऐड कर सकते हैं? किया नहीं मैंने आज तक। देखते हैं। क्लिक करता हूं। कंपाउंड मल्टीपल शेप्स। अच्छा, जरूरी नहीं कि सर्कल ही बनाते रहना, जो दिल करता है, जो शेप बनानी है। यहां तक कि आप पेन टूल से बना लोगे शेप, स्टार यूज कर लो, पॉलीगॉन यूज कर लो, जो दिल करता है। कंपाउंड 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 करने से पहले सबको सिलेक्ट कर लेना, उनका कंपाउंड बन जाएगा। कंपाउंड में एक चीज आपने नोट करनी है कि अगर वो ऑब्जेक्ट उसकी बाउंड्री से कनेक्ट है तो एज ए सिंगल नजर आएगा ऑब्जेक्ट। अगर डिस्टेंस पे भी है फिर भी उसका हिस्सा बन जाएगा। अगर डिस्टेंस पे भी है फिर भी उसका कंपाउंड बन जाएगा। बताने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, ये देखो, मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। जरूरी नहीं होता कि ऑब्जेक्ट जब बनता है और दूसरा भी जब बन जाता है वो दोनों एक ही जगह पे पड़े हो, मतलब ओवरलैप हो रहे हो। हाँ, अगर हो रहे हो तो ठीक है, अगर ना हो रहे हो तो फिर भी कंपाउंड हो जाता है। और हु विल विन जिसका स्टैकिंग ऑर्डर में देखते हैं। स्टैकिंग ऑर्डर इसके ये लग रहा है। लेयर से जरा आप कंफर्म कर लेना, लेयर से सामने रखना। स्टैकिंग ऑर्डर इज राइट नाउ ब्लू। देखते हैं, लो जी जनाब, इन सबको सिलेक्ट किया, करने के बाद मैंने कंपाउंड कर दिया। दो तीन चीजें तो समझ आ गई होंगी आपको कंपाउंड से रेलेवेंट। और मजे की बात है, ये मैंने अब ऑल्ट प्रेस नहीं किया, क्योंकि मैंने ऑल्ट प्रेस नहीं किया। अब इसमें हो नहीं कुछ नहीं सकता, कंपाउंड बनेगा, बस कंपाउंड बन गया। हाँ, अब अगर आप प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी चेंज करोगे तो जरूर, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है, ये तो हो रहा है सब कुछ। लेकिन अगर इसको एडिट करना है, अगर एडिट करना है, अगर तो इसका डिस्टेंस है तो जरूर होगा दायां बाएं। लेकिन अगर आपको कहा जाए इन दोनों को करना है, ये अलाउ नहीं कर, क्योंकि ये एक कॉमन बाउंड्री बना दी उसने। लेकिन ये उस वक्त पॉसिबल था अगर ऑल्ट के साथ जाते थे। ऑल्ट के बगैर जाओगे तो जुड़ गया तो जुड़ गया, ऑल्ट के बगैर। लेकिन ऑल्ट के साथ अगर जाते हो तो जुड़ गए नहीं के बावजूद वो अलग है और आपको एडिटेबल मोड में अवेलेबल है। ये फर्क है विद ऑल्ट एंड विदाउट ऑल्ट। बाउंड्री अगर उसकी डिस्टेंस पे है तो ऑल्ट के बगैर भी आपका मामला सेट हो सकता है। लेकिन बात यह है, इसको उठा के अगर मैं इधर रख दूंगा और बाहर निकलूंगा, स्टिल ये ऑब्जेक्ट
कंपाउंड होने के बावजूद ये बाउंड्री खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो आपने रखा ही डिस्टेंस पे था, कंपाउंड जब बनाया तो डिस्टेंस पे है वो। दोबारा एक बार कंपाउंड करना पड़ेगा, फिर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ स्टूडेंट्स, इस शेप को थोड़ा इधर कर दो या इसको इधर कर दो, थोड़ा इधर कर दो, नो, नहीं होगा। करके देख लो, डबल क्लिक, कुछ नहीं हो रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। हाँ, साइज छोटा कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ, रोटेट कर सकता हूँ, सब कुछ। लेकिन कहूँ इस सर्कल को इधर कर दो, इधर कर दो, इधर कर दो, नो। लेकिन ये काम अगर किया होता किसके साथ, ऑल्ट के साथ, ये पॉसिबल था। उम्मीद करता हूँ आपको पता लग गया है ऑल्ट का इस्तेमाल कहाँ पे क्यों करना है। और एक और चीज, फिर मैं कंपाउंड को क्लोज करता हूँ, अगले टॉपिक पे आता हूँ। जब आप कोई चीज बनाते हो, ठीक है, कुछ भी आप बनाते हो कंपाउंड की, खास तौर पे कंपाउंड के अंदर मैं आपको, जब आप पाथ फाइंडर में कंपाउंड में जाते हो, जब कुछ भी आप बनाते हो और बनाने के बाद ये ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको बोल दिया, स्टैकिंग ऑर्डर में जो टॉप पे होगा उसकी प्रॉपर्टीज सर्वाइव करती है। ऑल्ट के साथ करने लगा हूं, जरा गौर कीजिएगा। साइड पे क्लिक करता हूं, ये देख रहे हो सारे सर्कल्स आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अभी आप इसको एडिट कर सकते हो, अभी आप इसको डबल क्लिक करके एडिट मोड में आ सकते हो। इसकी शेप को आप साइज वाइज आप कर सकते हो, जो आप करना चाहो, रोटेट करना चाहो, डिलीट करना चाहो, मूव करना चाहो, यू कैन डू इट। सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है, ये सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, बनाने के बाद आप कहते हो बस ठीक है जी बन गया, ओके गुड, मुझे मजीद इसमें एडिटिंग नहीं रिक्वायर्ड, सिलेक्ट करो, एक्सपैंड कर दो, एडिटिंग नहीं रिक्वायर्ड फ्यूचर में, तो क्या करो, एक्सपैंड कर दो, ये लो। अब ये आपका एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे फाइनल हो गया। इसमें अब आप चेंजेस, एक्सपैंड की समझ आइए कब करना है। और एक्सपैंड बटन ऑन भी तब होता है जब आप ऑल्ट के साथ ऑब्जेक्ट बनाते हो, तब ये अवेलेबल होता है, वैसे तो होता ही नहीं, ये ऐसे ही रहेगा बंद बटन। ये ओपन कब होगा, एक्टिव कब होगा, जब आपने ऑल्ट के साथ एक्शन किया होगा, कंपाउंड का, इंटरसेक्ट का, बाकी तीन ऑप्शंस के साथ भी इसका यही ताल्लुक है, इंटरसेक्ट, एक्सक्लूड वगैरह। एक्सपैंड की समझ आ गई, ये बटन कब होगा, जब आपने अपने ऑब्जेक्ट्स की प्लेसमेंट कर दी, फाइनल हो गया और आपको मजीद कुछ नहीं रिक्वायर्ड, उसकी पोजिशनिंग, रिस्ट्रक्चरिंग, देन क्लिक ऑन ऐड। और ये याद रखें, एक्सपैंड बटन तब एक्टिवेट होता है स्टूडेंट्स जब आपने ऑल्ट के साथ कंपाउंड या यूनाइट किया हो। दिस इज ऑल अबाउट कंपाउंड। अब आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड। पाथफाइंडर में सेकंड ऑप्शन जो है, ये साथ वाली शेप मॉड में, इसे बोलते हैं माइनस फ्रंट। माइनस फ्रंट में देख रहे हो ये हाफ मून बनाया आपने, दो सर्कल्स बना के, जो ऊपर वाला सर्कल है माइनस हो जाएगा, नाम है माइनस फ्रंट। दो ऑब्जेक्ट बनाए ना, एक सर्कल बनाया, एक उसके ऊपर सर्कल बनाया, तो ये देख रहे हो नई चीज बन गई ये वाली। ये आप देख रहे हो एक सर्कल बनाया, एक सेंटर में सर्कल बनाया, ये रोटेट करके सर्कल्स बनाए। ये रोटेट का मैं फिर आपको इस्तेमाल करना सिखाने लगा हूँ, रोटेट टूल यहाँ इस्तेमाल होगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या कहा, इन सारे सर्कल्स विद दिस बिग सर्कल सेलेक्ट करके, जैसे ही आपने माइनस फ्रंट कहा, ये सेंटर से ये निकल जाएगा हिस्सा, ये वाले सर्कल्स का ये वाला पार्ट निकल जाएगा, माइनस हो जाएगा। यू विल गेट व्हाट, काइंड ऑफ गेयर आइकन, काइंड ऑफ गेयर आइकन। सेटिंग का आपने आइकन देखा होगा मोबाइल्स में, ये गेयर का, ये बनाने के लिए बहुत सुटेबल करते हैं जी माइनस फ्रंट। माइनस फ्रंट के लिए मैंने आपको सिंपल से ये बताया कि आपने कोई शेप बनाई हुई है,
और शेप में से आपने दूसरी शेप को माइनस करना है। पहले आप बता दो चांद कैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, जैसा चाहिए। एक तो ये बता दो। अगर आप फाइनल नहीं कर पाए, दोनों सेलेक्ट करके यहां पे क्लिक करने से पहले क्या प्रेस कर दो, ऑल्ट। अगर फाइनल है तो ऑल्ट प्रेस ना करो। अगर आप समझ तो इसमें मेरा क्लाइंट कहता है यार थोड़ा सा अगर मून को ऐसा होता, ऐसा होता, हो जाता तो बेहतरीन हो जाता, तो उसके लिए आप अपने लिए थोड़ी सी ब्रीथिंग स्पेस रखो, ऑल्ट क्लिक करो। हुआ क्या, साइड पे क्लिक करो, स्टिल यू हैव ए चांस टू चेंज, क्लिक करो, एक्टिवेट हो गया। जैसे रखना चाहो ये लो, जैसा मून जिस साइड पे करना, और जो हो गया फाइनल करने के बाद साइड पे क्लिक कर दो, चेंजेस हो रही है ना। और अगर आप कहते हो कि बस ओके डन, यू हैव टू क्लिक ऑन स्पैन। दिस इज ऑल अबाउट अनदर टूल नेम, हाँ जी, माइनस फ्रंट। और इसकी एक और प्रैक्टिस देख लो कि आपने ये, बाकी इसके अंदर अगर आप फिलिंग करना चाहो, स्ट्रोक लगाना चाहो, आप लगा सकते हो, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं। वो एक ऑब्जेक्ट बन गया जो दो शेप से बना है। पाथफाइंडर का कमाल ही ये है, ये दो या दो से ज्यादा शेप्स को मिला के एक नई चीज बना सकते हो, जो वैसे अवेलेबल नहीं थी, बना सकते हो। ठीक है, तो जिस तरह अभी आपको एक एग्जांपल दी कि ये आपके पास एक शेप है, डिफॉल्ट ऑन कर दिया, इसके ऊपर मुझे सर्कल्स को टच करना है बॉर्डर पे, ये लो सर्कल बना दिए, एलिप्स बना दिया, और एलिप्स को आपने इस सर्कल के मुताबिक सेंटर करना है नहीं है मुझे नहीं पता इस वक्त, कर लेते हैं। अगेन यू हैव अ टूल नेम इज अलाइन। अलाइन में चले जाओ, की ऑब्जेक्ट बताओ, रेलेवेंट टू व्हाट, रेलेवेंट टू की ऑब्जेक्ट, दिस वन। ठीक है, ये देखो ये ऑटोमेटिकली यहाँ एक्टिवेट भी हो गया, रेलेवेंट टू दिस वन। क्या इसका हॉरिजॉन्टल अलाइन कर दो, पहले ही हुआ हुआ है, मसला ही कोई नहीं। इसका इसका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कर दो, यहाँ आ गया ना। ठीक है, ये करने के बाद आपने इसको क्लिक करना है। जरा गौर कीजिएगा मैं क्या करने लगूँ। इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने आर प्रेस कर दो या रोटेट पे क्लिक कर दो, ये रोटेट है यहाँ पे, दिस वन। जैसे आप रोटेट पे क्लिक करोगे आपको एक सेंटर में पर्पल कलर का एक छोटा सा सेंटर बटन नजर आएगा, ये है सेंटर इसका। ये किसका सेंटर है स्टूडेंट्स, जो स्मॉल एलिप्स है उसका। सर्कल का सेंटर इधर करके है, ये है सर्कल सेंटर। स्मार्ट गाइड्स है ना, कितना फायदा हो रहा है। आप उसके सेंटर को जो कि इलिप्स है ऊपर वाला, यहां पे इसके सेंटर को मूव करवाओ। कुछ नहीं करना, दो तरीके हो सकते हैं। उस सेंटर को यहां से पकड़ो, ऑल्ट के साथ ऑल्ट प्रेस कर देना, फिर क्लिक करना और ड्रैग करो नीचे, नीचे के दाएं बाएं हो रहा, शिफ्ट प्रेस कर दो और सर्कल के सेंटर में जाके छोड़ दो। जैसे आप माउस बटन छोड़ोगे और उसके बाद आपने ऑल्ट शिफ्ट को छोड़ना है, ऑल्ट शिफ्ट बाद में। ऑल्ट क्यों कि रिक्वायर्ड है सेंटर को ट्रैक करने के लिए। शिफ्ट क्यों कि मैं उस लाइन उस सेंटर पॉइंट बिल्कुल स्ट्रेट लेके आना चाह रहा था, इसलिए शिफ्ट प्रेस किया। नहीं करोगे खैर है, लेकिन जैसे ही आपने ये काम कर दिया, माउस बटन छोड़ा, ये बॉक्स आएगा रोटेट का। यहाँ पे आप इसका बताओ, पॉजिटिव साइड पे जाना है तो माइनस दे देना, इस तरफ आना है मतलब क्लॉकवाइज लेके जाना है माइनस वैल्यू दे देना, एंटी क्लॉकवाइज लेके आना है तो प्लस दे देना। कितने डिग्री देना है, इधर चले जाते हैं, चलिए इधर से उल्टा करते हैं, 15-15 डिग्री, 20। ओके, 360 को अगर आप 20 पे डिवाइड करो, 18 बनते हैं, 18।
ठीक है, कॉपी, कंट्रोल डी। ठीक है, नेक्स्ट, ये काम तो आपका ओके हो गया। इसके सेंटर में आ जाओ, एक सर्कल बनाते हैं दरमियान में। ये किसका सेंटर है स्टूडेंट्स? बिग सर्कल का। और बिग सर्कल से एक और सर्कल ड्रॉ करने लगे हो, क्योंकि सेंटर में भी आपको एक हॉलो चाहिए, कट चाहिए गियर के लिए सेंटर में। आपने ऑल्ट के साथ इसको बनाना है, आउटसाइड ड्रैग करना है, और शिफ्ट करोगे तो सर्कल बन जाएगा। ऑल्ट शिफ्ट के साथ सेंटर पॉइंट से एक्सपैंड होगा, छोटा करना है। लो जी, बस इतना ही। अब आपका बिग सर्कल जो मेन है, मेन जो आपका माइनस होना है, फ्रंट ने माइनस होना है, बिग सर्कल से फ्रंट ने माइनस होना है। सबको सिलेक्ट कर लो, सब सिलेक्ट हो गए। इधर से मेक श्योर कर लेना लेयर्स में। और आपने ऑप्शन कौन सी इस्तेमाल करनी है स्टूडेंट्स? माइनस फ्रंट। अगर आपको कोई बाद में दाएं बाएं कुछ करना है रिक्वायर्ड, तो ऑल्ट के साथ कर। चलो ऑल्ट ही करते हैं, खैर है, देख लेंगे, कोई बात। ये कर दिया। थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा बढ़ा दो ताकि उसको बिग स्पेसेस आ जाए। अटेम्प्ट किया। और अगर आप इसको देखो, इधर रख के देखो, तो ये चेक करो, दरमियान में भी कट आया, क्योंकि ऊपर सर्कल था एक छोटा। तो क्या माइनस क्या हुआ है? फ्रंट। किस पे से? जो सबसे बिलो लेयर का ऑब्जेक्ट था, माइनस हो गए, पूरे सारे के सारे माइनस हो गए। नाम इसका क्या है? माइनस फ्रंट। लेकिन मजे की बात है, इसको अभी भी एडिटेबल है, अभी भी एडिटेबल है। आपने ये निकालना है बीच में से, ये निकालना है बीच में से, ये निकालना है बीच में से, ये निकालना है बीच में से। इसको भी दाएं बाएं करना है, या बड़ा करना है, या ऐसे करना है, या इसको सेंटर में पोजीशन करना है। ऐसे करने के बाद साइड पे डबल क्लिक कर दो, या यहां से एग्जिट कर जाओ। चेक करो, आपको अगर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है तो ऑल्ट के साथ कर दो। अगर नहीं परफेक्ट हो आप हर चीज में, तो ठीक है, जाने दो। और मजे की बात है, जब फाइनल हो जाए एक चीज है, तो इसको क्या कर दिया करो, एक्सपैंड, इस तरह। और इसके अंदर अगर आपको रिक्वायर्ड है फिलिंग शिलिंग कुछ करना है, आप कर लो। ठीक है, बात को पिक किया कि क्या है, माइनस फ्रंट। तो कुछ भी इस तरह का आपने डिजाइन अगर क्रिएट करना हो, तो माइनस फ्रंट से बड़े अच्छे तरीके से आप वो सारा काम कर सकते हो। तो असल में करता क्या है कि आपके एक्चुअल ऑब्जेक्ट में से फ्रंट को माइनस कर देता है। जैसे कि ये मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। और इस रेक्टेंगल में से आपने इस को माइनस करना है। ये लो, ये माइनस हो जाएगा। अलाइनमेंट वगैरह कर लेना, दोनों को सिलेक्ट करना है। और आपने कहा है माइनस फ्रंट। अगर आप एडिटेबल मॉड में करना चाह रहे हैं तो ऑल्ट के साथ कर लेना। ये लो, माइनस फ्रंट हो गया। समझ आइए? चाहे 10 ऑब्जेक्ट हैं, जो भी फ्रंट में होंगे, वो जो बेस पे होगा ऑब्जेक्ट सबसे नीचे वाला, उसको में से वो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, एक अच्छी ऑप्शन है। अगर आप इसको करना चाहो इस्तेमाल, तो इससे बहुत कुछ आप बना सकते हो। मिसाल के तौर पे ये ऑब्जेक्ट है, और इसके ऊपर आपने कोई ये ऑब्जेक्ट्स के कटिंग्स देनी है, ठीक है।
ये नहीं चाहिए। ऑड के साथ करोगे तो माइनस, एडिटेबल मोड में है, ऑल्ट किया था आपने, चेंजेस भी कर सकते हो करना चाहो अगर आपको रिक्वायर्ड है, और अगर आपको नहीं रिक्वायर्ड तो एक्सपेंड कर दो। इस तरह आप बहुत सारे स्ट्रक्चर्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक माइनस फ्रंट से आप बना सकते हो, जो दिल करता है। शेप्स यूज़ करो, पेन टूल यूज़ करो, पेन टूल से जो आपने उसकी कटिंग वटिंग करनी है फ्रंट पे वो रख के बैक वाले को ऊपर से उसको माइनस करवा दो फ्रंट को। ठीक है, इसका मतलब एक ऑप्शन है जो आपको अवेलेबल है माइनस फ्रंट की, और इससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। फिर इस एक इंटरसेक्ट की ऑप्शन भी है, और ये कॉमन एरिया को रखती है। ठीक है, कॉमन एरिया को रखती है। एक इंटरसेक्ट है, मैं साथ ही लिखने लगा हूं। एक एक्सक्लूड है। ये दोनों ऑप्शन देख लो, आसान सी ऑप्शन है। ये क्या करती है कि आपने कोई कॉमन एरिया आपको रिक्वायर्ड है, दो शेप्स में से कॉमन एरिया आपको रिक्वायर्ड है, आप कॉमन एरिया इजिली इसके थ्रू निकाल सकते हो। और आमतौर पे कभी इस तरह की जरूरत पड़े तो ये काम यहाँ से इजिली हो जाता है। आप दोनों, आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और कॉमन एरिया आपको रिक्वायर्ड है, ये जी इसका नाम है इंटरसेक्ट। ऑल्ट के साथ करोगे तो ये आपको अवेलेबल रखेगा एडिटिव के लिए। ये कॉमन एरिया आ गया। और अगर आप इसको स्टिल चेंज करना चाह रहे हो तो आप डबल क्लिक करके इधर या डबल क्लिक करके इधर इसमें अपनी मर्जी से कॉमन एरिया की डायरेक्शन, विड्थ, हाइट आप सेट कर सकते हैं। जब हो गया है तो इसको आपने एग्जिट करने के बाद एक्सपेंड कर दें। ये आपके पास वो कॉमन एरिया आ गया। इसका इस्तेमाल अब आप जहाँ पे भी जैसे भी करना चाहो आप कर सकते हो। इसमें अगेन मैं आपको एग्जांपल दूंगा रोटेट की। कभी आपको इस तरह का कोई एक्शन रिक्वायर्ड हो तो रोटेट के साथ बहुत अच्छा सा काम आप कर सकते हो। जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट बोथ। ठीक है, और पोजिशन दिस वन ऑन द सेंटर, और उसके लिए की ऑब्जेक्ट इज दिस वन, अलाइन इज दिस वन, हॉरिजॉन्टल सेंटर इज दिस वन। ये आप कर दो। करने के बाद थोड़ा सा इसको ऊपर ही कर लेते हैं सरफेस से। अच्छा, जरूरी नहीं टच करना है, रोटेट आप थोड़ा डिस्टेंस पे भी करवा सकते हो, यहाँ पे भी करवा सकते हो। रोटेट यहाँ तक कि इसके इनसाइड भी आप करवा सकते हो, जरूरी नहीं कि आउटसाइड होगा तो रोटेट, इनसाइड भी रख सकते हो। बस इसको फ्रंट पे ले आना। अच्छा, फ्रंट पे लाने का ये तरीका यहाँ से भी ऊपर नीचे कर सकते हो एलिप्स के, ये आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। यहाँ से ऊपर नीचे कर दो वो भी ठीक है, या आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके सिलेक्ट कर लेना, पहले मैंने वो सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आप अरेंज से भी ये ऑप्शन यूज कर सकते हो, सेंड टू ब्रेक टू फ्रंट, यहाँ से कर लो, या यहाँ से पाथ से इसको ऊपर नीचे कर लो, एक ही बात है। अच्छा, ये आपके ऑब्जेक्ट आ गया। इसका कलर अगर आपने जो देना है वो दे दो। इसके अंदर अगर आपको अच्छी फिलिंग करनी है, मैश काइंड ऑफ फिलिंग करनी है, कर लेना। ठीक है, और इसकी पोजीशन अगर आपको सही करनी है, सही कर लेना। जरूरी नहीं है कि आपने इसको बाउंड्री के साथ टच करना है, तो डिस्टेंस भी ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं। और लेने के बाद इसको आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद बल्कि इसको सिलेक्ट करने के बाद आप रोटेट आर प्रेस कर दो, हैंडल आ जाएगा। और इस पॉइंट को ड्रैग करने की बजाय एक काम ये भी हो सकता है, सेंटर पॉइंट पे आके ऑल्ट के साथ क्लिक कर देना, जरूरी ड्रैग करके आओ। यहाँ आके ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो, ये बॉक्स रोटेट का आ जाएगा रेलेवेंट टू दिस लीव स्टेप या जो भी है। -20 कॉपी लो जी।
सॉरी, दोबारा से देख लो। क्लिक किया और ये रोटेट हैंडल, और फिर यहां आके फिर ऑल्ट के साथ क्लिक कर देना और कॉपी, कंट्रोल डी। ठीक है, और सर्कल बनाना है और सर्कल भी बना सकते हो, टेंशन ही कोई नहीं। यहाँ आना और ऑल्ट शिफ्ट के साथ इसको सर्कल बना देना। यहाँ भी आपने कुछ लिखना है, ऑन द सरफेस ऑफ दिस वन, इस पे लिखना है या इस पे लिखना है, आपकी मर्जी। उसके बॉर्डर को टच करना और क्लिक कर देना, लेकिन विद दिस ऑप्शन, नेम इज टाइप ऑन ए पाथ। ट्रिपल क्लिक करके साइज बड़ा फॉन्ट का किया जा सकता है। बाकी आपने पोजिशन करना हो, आप इसको इजिली मूव कर सकते हो, तो मैंने आपको सारा कुछ बताया हुआ है। ठीक है, वहां से आप इजिली इसको, और बात का पता क्या होता है स्टूडेंट्स, आप कहते हो सर ये पॉसिबल है कि ये जो बिल्कुल बॉर्डर पे लगा हुआ है क्लीन एंड ग्रीन, क्या ये थोड़ा ऊपर हो जाएगा या नीचे आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। आप इसको सिलेक्ट करो, करेक्टर पैनल में चले जाओ, और करेक्टर पैनल में जाके इसको यहां से बेस लाइन, ये बेस लाइन होती है, ऊपर भी कर सकते हो, वो देख रहे हो, बेस लाइन से दूरी, और इसको नीचे भी लेके आ सकते हो, इनसाइड बेस लाइन। ये बेस लाइन प्लेसमेंट तो हो गई, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि इसको हम बेस लाइन के हिसाब से इसको आगे पीछे कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर इसका ठीक कर लेना, फ्रंट पे ले आना इसको, ये बैक पे है ना, वो लीव पीछे चले गए, इसको फ्रंट पे ले आना। इस टेक्स्ट को अंडू कर देता हूँ फिलहाल। तो ये मैं आपको इसलिए सिखा दिया कि बाद बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इसको हम क्या, अच्छा, अगर आपको यहाँ पे सर्कल रिक्वायर्ड है, आप यहाँ पे एक बना भी सकते हो सर्कल, अगेन सर्कल, सेंटर पॉइंट आपको पता ही है। यहाँ आ जाओ, ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके सर्कल यहाँ बना लो, और इसको सेंड टू बैक कर दो। सेंड टू बैक अरेंज में जाके कर दो। इस तरह का स्ट्रक्चर, कुछ और कलर करना है इसका, कुछ और कलर कर दो जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, बाकी फॉन्ट फॉन्ट जो चेंज करना है आप इससे इजीली कर सकते हो। तो इस तरह का जब आपने डिजाइन रेडी करनी हो, तो इलस्ट्रेटर इज द मोस्ट सुटेबल टूल फॉर यू। ये आमतौर पे हमें चाहिए होते हैं इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना के, एनिम ग्राफिक्स बना के इस्तेमाल करना। तो जहां तक इसकी एक और ऑप्शन का ताल्लुक है, जिसे बोलते हैं एक्सक्लूड। एक्सक्लूड क्या करता है कि आपके ऑब्जेक्ट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ट्रांसपेरेंट कर देता है। ठीक है, उसको एक्सक्लूड कर देता है। ये बिल्कुल इंटरसेक्ट के ऑपोजिट है, इंटरसेक्ट के बिल्कुल ऑपोजिट अगर आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो एक्सक्लूड को आप यूज कर लेंगे। और अगर आपको इस शेप में से किसी दूसरी शेप को एक्सक्लूड करना हो, आप कर सकते हैं। इस शेप को एक्सक्लूड कर देते हैं। दोनों को सिलेक्ट करो और पाथफाइंडर में चले जाओ, और एक्सक्लूड शिफ्ट के साथ करोगे तो अवेलेबल है एडिटेबल मॉड। ठीक है,
अवेलेबल है एयरटेल मॉड। ये काइंड ऑफ इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए आपको सुटेबल रहता है। अब ये बनाने के लिए दिखने वाले को ये लगेगा कि जैसे पता नहीं कैसे बनाया। लेकिन ये बनाया कैसे, एक सर्कल है और एक पॉलीगॉन है, ठीक है, उसके थ्रू ये आपका क्रिएट किया हुआ एक ऑब्जेक्ट है। और ये आपका ट्रांसपेरेंट होता है। ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ये आप चेक कर सकते हो, ये देख लो ट्रांसपेरेंट है, काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट होगा, एक्सक्लूड। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास अब पाथफाइंडर की जो ऑप्शंस हैं वो शेप मॉड्स थे, अब ऑप्शंस हैं पाथफाइंडर। पाथफाइंडर की ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 आसान सी हैं, इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन इसका एक्सपैंड के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एक्सपैंड के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। एक्सपैंड सिर्फ फर्स्ट 4 ऑप्शंस के लिए शेप मॉड्स में अवेलेबल होती है। डिवाइड नाम से जाहिर है डिवाइड करने के लिए होता है। अगर आपकी शेप्स होंगी, जो भी शेप दूसरी शेप को इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट ऑफ डिवीजन हो जाएगा, वो पॉइंट ऑफ डिवीजन हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आपने अगर इस ऑप्शन को डिस्कस करना है पाथ फाइंडर के साथ, ऑप्शन का नाम है डिवाइड। करती क्या है कि अगर आपके पास कुछ शेप्स हैं उनको डिवाइड कर देती है। कोई भी शेप्स हो सकती हैं, ठीक है, और उनको डिवाइड कर देती है। जैसे ये शेप्स हैं, ये बना दी मैंने ऐसे, ठीक है। और इन दोनों को या तीनों को या 20 को जितनी भी सिलेक्ट की हुई हैं, सिलेक्ट करने के बाद आपने इस पर क्लिक कर देना, नेम इज डिवाइड। ये कर दो, साइड पे क्लिक करो और इसको अनग्रुप कर दो, अनग्रुप जरूर कर देना। ये लो, ये अलग है, ये अलग है। कभी इस तरह का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ जाए, ये आप बना सकते हो। ये अलग है, ये अलग है, और ये अलग है। तीनों का कोई ताल्लुक नहीं एक दूसरे के साथ। डिवाइड कर दिया उसने, 3 हिस्से बना दिए। बाद बाद आपको शेपों के मजीद डिविजन्स क्रिएट करनी पड़ती है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। और बस इसको ये ख्याल करना कि ये आपने जो शेप क्रिएट करनी है, फिर बाद में इसका ग्रुप भी कर सकते हो, वो कोई टेंशन नहीं। ग्रुप तो बाद में भी किया जा सकता है। जिस तरह ये एक सिंपल सा सर्कल है, अगर आप इसको डिवाइड करना चाह रहे हो इंटू 2 पार्ट्स, वैसे तो नाइफ से भी कर सकते थे, ठीक है, इससे भी कर सकते हैं। एक मैंने सिंपल ये सर्कल लगाया और ये लाइन पकड़ी, और लाइन पकड़ के मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लगा दी, ठीक है। और इन दोनों को सिलेक्ट किया और डिवाइड, बस इतनी सी बात। अनग्रुप, ये लो, ये अलग है और नीचे वाली शेप अलग है। और अगर आप इसको यूज कर लो डायरेक्ट सिलेक्शन को, तो ये आपको यहाँ पे एंकर्स अवेलेबल हैं, एंकर्स अवेलेबल हैं। और अगर आप इस एंकर पे क्लिक करो और इसको कर्व में कन्वर्ट करना है, आप यहाँ से कर सकते हो। कर्व में कन्वर्ट करते ही आप इसको अपनी मर्जी से शेप वगैरह दे सकते हो, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी आके आप इसको कर्व में कन्वर्ट कर सकते हो। पेप्सी का लोगो बनाने के लिए एक अच्छी ऑप्शन है, कॉपी करो, पेस्ट कर दो,
और इसको फ्लिप कर दो। इसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी, कोई मसला नहीं। आपको एंगल्स अवेलेबल हैं, आप एंकर्स को आप क्लिक करके जितना उसको आपने अप डाउन करना है और करके आप अपना एक्शन कंप्लीट कर सकते हो रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ लोगो। ये हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो डिवाइड क्या करता है स्टूडेंट्स, आपके जो शेप होती है उसके ऊपर जो प्लेसमेंट ऑफ शेप्स होती हैं उनको डिवाइड कर देते हैं। और ये डिवीजन जो है वो इस तरह की भी हो सकती है अगर आप करना चाहो। ये आपने शेप बनाई और शेप बनाने के बाद ये आपके पास मौजूद है कर्वेचर। नहीं जी, ये फिल है इसलिए ये गैप नजर आ रहा है, ये गैप नजर आ रहा है, ये फिल की वजह से नजर आ रहा है। फिल को ऑफ कर दो, ठीक है। इसको अगर आपने एडजस्ट करना है आपके पास ऑप्शन है ये, इससे आप ठीक भी कर सकते हो। ये आपका फाइनल थोड़ी है, इसको आप अपनी एंकर्स को इस्तेमाल करते हुए इसको रिलोकेट कर सकते हो। टेंशन नहीं लेना कि सर इसको क्या हम ठीक नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं आप, क्यों नहीं। इस वेव्स को आप हैंडल्स को इस्तेमाल करते हुए बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है। और अगर आप इसको कट करना चाहो फ्रॉम दिस पार्ट या फ्रॉम, मूव कर लो इसको यहां से, ऐसे आपने कट करना है, दो हिस्सों में बांटना है। दोनों को सिलेक्ट करो और दोनों को सिलेक्ट करके आप डिवाइड पे क्लिक कर दो लाइक दिस। ले जी, डिवीजन फिलिंग हुई भी है। ये आप इससे भी कर सकते हो पेंसिल से, ये देखो। दोनों को सिलेक्ट करो। अच्छा, ऊपर वाले को सिलेक्ट करके ना पहले तो इसका जरा बंदोबस्त कर लो। फिल तो नहीं है इसमें, फिल हुई भी है, फिल को नन कर दो, यहां से कर दो। ये लो, फिल को पहले नन कर देना इसकी, वरना वो गैप आएंगे आपके, आपको पता नहीं गैप किस चीज के आ गए। डिवाइड, ये लीजिए, सॉरी मैं ट्रिम किए जा रहा हूँ, ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, ठीक है। ये आप अनग्रुप जरूर कर लेना। ट्रिम भी बताता हूँ ट्रिम क्या करता है। आप इसको सिलेक्ट करके अनग्रुप कर लेना और अब आपके ये दो हिस्से बन गए हैं। तो डिवाइड आपको मैंने जैसे बताया कि आपके उस ऑब्जेक्ट को दो हिस्सों में या जितने भी आप डिवीजन करना चाहो आप उसकी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपकी सिर्फ दो ही डिवीजन हो, ज्यादा भी हो सकती है स्टूडेंट्स। हम्म, ज्यादा भी हो सकती है। मिसाल के ऊपर ज्यादा का मतलब क्या। ज्यादा का मतलब ये कि हम्म, ये देखिए, ये आपके पास एक बॉक्स है, चलिए फिल कर लेते हैं ब्लैक। यहाँ पे लाइनें लगा देता हूँ, ठीक है। ये लाइन लगा दी मैंने, इसकी सेम कॉपी बना देती है और के साथ, कंट्रोल डी कर देता हूँ। ये लाइनों का कलर मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए चेंज कर रहा हूँ। ये लाइनें लगी हुई
विड्थ इसलिए बढ़ा रहा हूँ कि आपको लगा नजर आए कि विड्थ की लाइनें लगी हुई है। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करना चाहो, अच्छा एक और काम करते हैं, इन लाइनों को फर्दर मैं कॉपी करता हूँ, फिर इसी को यहाँ पे पेस्ट भी करता हूँ, फिर इनको मैं रोटेट करके ऐसे लगा देता हूँ। ये नहीं, इन सबको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और डिवाइड पे क्लिक कर देता हूँ। देख रहे हो डिविजन्स, राइट क्लिक करो, अनग्रुप, ये चेक करो, हर सेल की सूरत में हर चीज डिवाइड हो गई। बात पिक की है, और आप हर सेल को इंडिविजुअली सिलेक्ट करके अपनी मर्जी से कलर वलर कोई देना हो, कोई आपने स्टाइल देना हो, यू कैन डू इट। ऊपर आपके मौजूद है ना, ये लाइन स्टाइल भी हैं, ठीक है, लाइन कलर्स भी हैं, जो दिल करता है आप यहाँ पे इसको दे सकते हो। ये अब आपका वो एक असल में क्या था, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की डिविजन्स बन गई हैं। सर्कल्स की करनी, सर्कल्स की डिवीजन बना दो, जो भी ऊपर कंपोनेंट होंगे उसके अलावा वो नीचे वाले को डिवाइड कर देगा। तो बाद अगर आपको रिक्वायर्ड हो ऐसी सिचुएशन में, ये आपको डिवाइड की एक अच्छी फैसिलिटी मौजूद है, अगर आप करना चाहो तो। फिर स्टूडेंट जहाँ तक ताल्लुक है, अगली ऑप्शंस का वो भी इसी तरह आपकी हैं। पाथफाइंडर में यूज करते हैं, कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, वो आपकी मर्जी है। ट्रिम आपके ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के जो आपका बिलो ऑब्जेक्ट है, फ्रंट ऑब्जेक्ट उसको उतना काट देता है, ट्रिम कर देता है। जैसे ये देख लो सर्कल ग्रीन है, ग्रीन पे ब्लू है, ब्लू पे पर्पल है, उस पे ब्राउन है, उस पे ऑरेंज है, उस पे रेड है। आपने सारों को सिलेक्ट करके जैसे ट्रिम करोगे, ये वाला ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू अबव ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट ट्रिम हो गया, ये बन गया। फिर ये आप ब्लू देखो, ब्लू को दो चीजें इंटरसेक्ट कर रही हैं, ब्राउन एंड ये, क्या वो उसकी ऑब्जेक्ट शेप ऐसी बन गई। और सबसे ऊपर आपका रेड है, ये किस किस को ट्रिम करेगा, ब्राउन को एंड ऑरेंज को, और वो अपनी अपनी जगह पे ट्रिम होके आपको इस तरह के रिजल्ट देने शुरू कर देते हैं। ये ट्रिमिंग करता है, ठीक है, ये ट्रिमिंग के लिए यूज होता है। अगर आप इसे करना चाहो तो ये आप इस तरह का एक्शन आप कर सकते हो। तो ये आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आपके जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है उसको उतना ट्रिम कर देता है, उसको ट्रिम कर देता है, ठीक है। जैसे ये मैंने बनाया, ठीक है, ये बना। वैसे तो ये जो आप बना रहे हो ना, इसको एक ही गो में बना सकते हैं, ऑल्ट के साथ। एक काम पहले करते हैं, इसकी तरफ फिलिंग जो है ना वो वाइट है ना, इसकी स्ट्रोक बढ़ा देते हैं। काइंड ऑफ लोगो बनाना चाह रहे, ये लो 15 मैंने इसके पॉइंट्स दे दिए, ऑल्ट के साथ इसको मैं ड्रैग आउट करता हूँ, ये देख रहे हो, कंट्रोल डी, सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और ट्रिम कर दो। पाथ फाइंडर में ऑप्शन का नाम है ट्रिम, इसने ट्रिम कर दिया, अनग्रुप कर लो, देख रहे हो हर ऑब्जेक्ट जो है अबव ऑब्जेक्ट ने उसको ट्रिम कर दिया। लाल इसके ऊपर कुछ नहीं था इसलिए ये तो नहीं हुआ, लेकिन बाकी देखो हर ऊपर वाले ऑब्जेक्ट ने नीचे वाले ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर दिया। इसकी अगर आप सेलेक्ट करके अलाइनमेंट कर लो जरा, बेहतर हो जाएगा। एडजस्टमेंट अलाइन की ऑप्शन है, इसके साथ आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करवा लो, रेलेवेंट टूल सिलेक्शन करवानी है, सिलेक्शन करवा लो, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन
आपको करवानी है हॉरिजॉन्टली, ये लो, और अलाइनमेंट करनी है इसकी स्ट्रेट। देख रहे हो? जब आपने काम कंप्लीट कर लिया है इसका, ग्रुप बना के रख छोड़ना। ठीक है जी। इस तरह आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी इस ऑप्शन को यूज करते हुए आप अपना काम कर सकते हो। जो भी आपने लिखना लिखाना है, प्लेसमेंट करनी है, कलर देना है, आप इसको इजीली दे सकते हो। ले जनाब। ट्रिम। अच्छा, ट्रिम के बाद ट्रिम करता क्या है, मैंने बोला कि हर ऑब्जेक्ट जो जो बिलो है, अबव जो भी पड़ा हुआ है उसको, अच्छा ये तो मैंने सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट किया ना, तो ज्यादा भी तो हो सकती है। ट्रिमिंग उसकी हो जाएगी। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अगर आप ट्रिमिंग करना चाह रहे हो विद दीज, यू कैन डू इट लाइक दिस। ये लीजिए, हर ऑब्जेक्ट ने दूसरे, तीसरे, चौथे जो भी ऑब्जेक्ट हैं उसको ट्रिम करके आपको दे देगा। मिसाल के तौर पे चलें, इसको इस तरह कर लेते हैं। अब ये जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, इसको अगर आप आर फॉर रोटेट और ऑल्ट के साथ इसको क्लिक कर दो और इसको कॉपी कर दो, कंट्रोल डी कर दो। ठीक है। ये अब आप जितने भी ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे को ट्रिम कर देंगे। पाथ फाइंडर, ये ट्रिम। ठीक है। लाइट नहीं है। देख रहे हो? हर ऑब्जेक्ट जिसने उस ऑब्जेक्ट को ट्रिम करके रख दिया, समझे बात को? तो मतलब हर ऑब्जेक्ट ने बिलो जो भी क्रॉसिंग हो रही है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, उसको ट्रिम करता है। दिस इज ऑल अबाउट ट्रिम। बहुत कुछ बन सकता है। आप थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको यूज करते हुए आप अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करके आप लोगों ने देखना है। दिस इज ऑल अबाउट ट्रिम। और ट्रिम के बाद एक मर्ज की ऑप्शन भी होती है। मर्ज में स्टूडेंट्स याद रखना कि जो आपके कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी बाउंड्रीज को मर्ज कर दिया जाता है। कलर्स वाइज जो सेम होते हैं उनको मर्ज कर देता है। क्या कर देता है? मर्ज कर देता है। जैसे ये ऑब्जेक्ट देख रहे हो, एक फेस नजर आ रहा है, दो आईज नजर आ रही हैं, एक नेक नजर आ रही है, एक बॉडी का पार्ट और दो लेग्स नजर आ रही है। कौन सा हिस्सा मर्ज हुआ है जिसके कलर सेम है? मर्ज क्या करता है? जिन ऑब्जेक्ट्स की, जिन शेप्स के कलर सेम है उनकी बाउंड्रीज को मर्ज कर देता है, और जिनके सेम नहीं है उनको मर्ज नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे इसको इस तरह कर लेते हैं समझने के लिए। मर्ज ऑप्शन को भी देख लेते हैं। मैं चाह रहा था इसको आज कंप्लीट कर दें मर्ज, और एक हमारा शायद और रह गया टूल, सिंपल सा। मर्ज क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास कोई शेप है,
अच्छा, कुछ मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर ना कुछ आइकन्स लोगोस बना के मैं आपको हो सकता है वीकेंड पे सेंड भी करूँ, आप उसकी फिर प्रैक्टिस कर लेना। ये देखो, खुद भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। ये ऑब्जेक्ट आपका है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है। इसके बाद एक ऑब्जेक्ट मैंने ये बना लिया। एक ऑब्जेक्ट मैंने डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट मैंने सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये करता क्या है। मर्ज ऑप्शन असल में करती ही है। अच्छा, स्ट्रोक जितना भी देना है आप दे देना, कोई मसला नहीं। स्ट्रोक कलर्स देखो, ये नीचे वाले तीन ऑब्जेक्ट हैं, इनके कलर सेम है, रेड। ऊपर वाला ये जो फेस है ये भी रेड है, लेकिन बीच में ये ब्लू है। ये तीनों कलर सेम है, लेकिन याद रखना अगर इनकी बाउंड्री मिलती होंगी तो मर्ज होगा। क्या बोला? अगर इनकी बाउंड्री मिलती होंगी तो मर्ज होगा। एक काम करते हैं, सिर्फ समझाने के लिए। कि मर्ज ऑप्शन का असल में इस्तेमाल क्या है, इसको हम डिफरेंट आइकन्स बनाने में, लोगोस बनाने में इस्तेमाल करके इन सारी ऑप्शन से बहुत अच्छी अच्छी चीजें बन सकती हैं। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ जिनकी बाउंड्रीज आपस में कनेक्टेड होंगी, उनके कलर्स को सेंस करने के बाद उनको एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे वो मर्ज करके कर देगा। जिनकी बाउंड्रीज आपस में कनेक्ट होंगी, जिनकी नहीं होंगी उसको कुछ नहीं करेगा। देखते हैं, लेट्स सी। ये आपने सारों को सिलेक्ट किया, इसमें काफी सारे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के करीब ऑब्जेक्ट्स है। ये मर्ज, ये देख रहे हो, इनकी बाउंड्रीज को ना मर्ज कर दिया। इधर देख रहे हो, ये दोनों क्यों नहीं हुई मर्ज आपस में? क्योंकि डिस्टेंस पे है। ये ऊपर क्यों नहीं मर्ज हुआ? ये भी डिस्टेंस पे है। सिंगल ऑब्जेक्ट किस किस का बना है? जिनकी बाउंड्री आपस में कनेक्टेड है, उसका सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। दिखाऊं? ये देखो, ये सिंगल ऑब्जेक्ट, ये सिंगल ऑब्जेक्ट है। कलर चेंज करके दिखा देता हूं। हालांकि ये बनाए क्या थे आपने, तीनों सेपरेट सेपरेट थे, लेकिन एक क्यों हो गया? क्योंकि वो बाउंड्रीज इनकी, ये क्या करता है, ये पूरे उस सिलेक्शन को स्टडी करता है। उस सिलेक्शन में जो उनकी बाउंड्रीज कनेक्टेड हों और उनके कलर सिमिलर हों, उनकी बाउंड्री को एक करके उसको एज सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे बना देता है। हालांकि स्टार्ट में मैंने आपको बोला इसके कितने ऑब्जेक्ट्स थे, 2 3 4 5 6 7 11 थे। अब कितने बन गए? एक ये है टोटल, ये वाला पार्ट। एक ये अलग इसलिए रह गया, इसका इत्तेफाक से कलर ही। और दूसरा आपने इसमें गौर किया कि जो आपका ओवरलैपिंग एरिया है वो उसको काट देता है। फ्रंट वाला बिलो को ट्रिम कर देता है, ट्रिम भी कर रहा है ये मर्ज। 2 in 1 है, ट्रिमिंग भी हो रही है और मर्ज भी हो रहे हैं। लेकिन मर्ज कौन हो रहे हैं, कंपाउंड किसका बन रहा है? जो सेम कलर्स की प्रॉपर्टीज को कंटेन कर रहे हैं। अदरवाइज नो इफेक्ट ऑन एनीथिंग।
ठीक है, ये अब सेपरेट है, ये सेपरेट है। हाँ, अगर मैं इनके दरमियान में गैप ना होता तो ये भी इकट्ठे हो जाते। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है, अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहो तो मर्ज की ऑप्शन से आप इस तरह का काम कर सकते हैं। इसका एक्चुअली क्या आप बनाओगे इंशाल्लाह, वो मैं आपसे शेयर करूंगा अगर मुझे टाइम मिला। नहीं तो मंडे को कर लेंगे, इसकी लैब कुछ बनाएंगे मंडे को। ठीक है, और ये जहाँ तक क्रॉप का ताल्लुक है, अनदर ऑप्शन है अगर इस्तेमाल करना चाहो, क्रॉपिंग करने के लिए होता है। तो ये क्रॉप क्या करता है कि आपके ऑब्जेक्ट को काट देता है। जैसे ये आपने यहाँ पे देख रहे होगे, ठीक है। करता क्या है कि आपने ऑब्जेक्ट बना दिए, उस पर एक बिग ऑब्जेक्ट बना दिया। बिग ऑब्जेक्ट जो बनाओगे, उसके इनसाइड जो ऑब्जेक्ट रह जाएंगे वो क्रॉप हो जाएंगे। उसको क्रॉप कर देता है, काट देता है, खत्म कर देता है। अब जो भी शेप है वो निचले वाले जितने भी उसके अंडर आ जाएंगे उनको क्रॉप कर देगा, खत्म कर देगा, रिमूव कर देगा। कैसे, ये करके देख लेते हैं। जैसे कि ये आपके पास कुछ शेप्स बना लेते हैं। ये बन गई, ये है। कलर डिफरेंट डिफरेंट रखने आप रख लो, कोई टेंशन नहीं। जो भी कलर वलर देने हैं आप दे दो। तो क्रॉप अगर आपने करना है तो मिसाल के तौर पे क्रॉप करने के लिए एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। सर्कल ही ले लो, या चले हम राउंडेड रेक्टेंगल ले लेते हैं। ये मैंने एरिया इतना सिलेक्ट किया। अब जो भी है इसने क्रॉप करना है रिमेनिंग पार्ट को। इनको सबको सिलेक्ट किया, करने के बाद क्रॉप। जो उस बॉर्डर से आउटसाइड होंगे उतना हिस्सा कट जाएगा। क्रॉप आमतौर पे इसे हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, आर्ट बोर्ड के ऊपर। आपने काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट बना लिए और बनाने के बाद आपने उसको यहाँ पे ऐसे ऐसे प्लेस कर दिए। आप जा रहे हो क्रॉप करना। वैसे तो क्लिपिंग मास्क भी ऑप्शन थी कि वो कैप्चर कर लेता है, लेकिन चले, ये आपने इसके ऊपर एक बिग बॉक्स बनाया। इसका कलर भी मैं थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि बॉक्स की प्रेजेंस ये है। और आपने इन सब ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया। जो अबव ऑब्जेक्ट है, इसके बिलो आने वाले सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो इस बाउंड्री में जो होंगे वो दिखेंगे। जिस बाउंड्री से आउटसाइड है उनको खत्म कर दिया जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट क्रॉप। जिस बाउंड्री में होंगे वो दिखेंगे, बाउंड्री से आउटसाइड सारे क्रॉप हो जाएंगे। ये है इसका काम, क्रॉप का। ठीक है, देख रहे हो बाकी हिस्सा। जरूरी नहीं बाउंड्री बनाना, बीच में कुछ बना लो और उसे ये के अंदर रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हो, कंटेनर रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हो, सर्कल काइंड ऑफ कंटेनर रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट। जरूरी नहीं कि ये रेक्टेंगल ही होगा तो होगा काम आपका, कुछ और बना लो। आप यहाँ पे राउंड शेप में ये सर्कल बना लो। आप चाह रहे हो कि आप कंटेंट को फिट करना चाह रहे हो विद इन दिस। जरूरी नहीं कि वो शेप्स ही हों, टेक्स्ट भी हो सकता है लाइक दिस, बिग सर्कल। ये ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट को पहले तो फ्रंट पे लेके आओ। ये ऊपर होना चाहिए, ठीक है, सीधी सी वाले जिसको अंदर आपने क्रॉप करना है। सबको सिलेक्ट किया और आप कह रहे हो ये बाउंड्रीज, इसकी बाउंड्रीज के अंदर जो है वही रह जाए।
टेक्स्ट नहीं सिलेक्ट हुआ हमसे, अडू कर देते हैं। हाँ, टेक्स्ट को भी फिर हमें आउटलाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रही क्रॉप की? तो क्रॉप क्या करता है, जो शेप आपकी फ्रंट पे अवेलेबल है वो क्रॉप कर देगी बिलो ऑब्जेक्ट्स को। कभी जरूरत पड़े आपको इस तरह का डिजाइन बनाना, तो ये आपके पास अवेलेबल है फैसिलिटी कि आप क्रॉपिंग कर सकते हो। अबव शेप्स को बिलो के साथ जितने भी बिलो ऑब्जेक्ट्स हैं उसको क्रॉप कर देता है। कभी जरूरत पड़े तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट क्रॉप। और क्या रह गया जी जनाब? ये आउटलाइन। टाइम काफी नहीं हो गया। आउटलाइन, आउटलाइन क्या करता है स्टूडेंट्स कि आपके जो शेप्स होती हैं उसकी आउटलाइन जनरेट कर देता है। और जो ओवरलैपिंग एरिया होता है अबव का, जो अबव शेप पड़ी होती है जिसका फिल कलर होता है वो आउटलाइन में क्रिएट कर देता है ऑब्जेक्ट्स की। बस यही काम है इसका। क्या बोला मैंने? बहुत कम यूज करते हैं लेकिन करते हैं। जो अबव शेप है वो अपने बिलो शेप्स को जहां जहां से क्रॉस कर रही है उसकी आउटलाइन को फिल में कन्वर्ट कर देगी। जैसे रेड के ऊपर अबव कौन सा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है? ग्रीन। तो ग्रीन और रेड का जो कॉमन एरिया होगा वो ग्रीन की स्ट्रोक के साथ फिल हो जाएगा। और जो सबसे अबव है वो है ब्लू। ब्लू जहां जहां से बाउंड्री को क्रॉस करेगा उसके इनसाइड चाहे ग्रीन टच हो रही हो चाहे रेड टच हो रही हो उनके स्ट्रोक्स को ब्लू कर देगा। ये वेरी वेरी सिंपल एक आउटलाइन। असल में ये क्या करता क्या है, ये आउटलाइन जनरेट करता है। जो भी ऑब्जेक्ट्स आपके पास पड़े होते हैं उनकी क्या बना देता है, आउटलाइंस जनरेट कर देता है। मैं मिसाल के तौर पे एक काम करता हूं, यहाँ पे मैंने आउटलाइन दी नहीं, मैं आउटलाइन देता ही नहीं इसकी। ये देखो, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट मैंने ये बना दी। इसकी आउटलाइन मैंने कोई नहीं दी, जरा गौर कीजिएगा। इन सब को सिलेक्ट किया और करने के बाद मैंने क्रिएट आउटलाइंस। हुआ क्या, फिल इसकी क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट थी उसने फिल को तो फौरन से पहले खत्म कर दिया, नन कर दिया। ये देख रहे हो, नन कर दिया। और स्ट्रोक को क्या किया, स्ट्रोक हर एक का क्या किया गया है, उसको अगर आप वैल्यू को थोड़ा हाई करोगे आपको स्ट्रोक्स दिखेंगे। ये देखो, ये आउटलाइंस क्रिएट कर देता है, उन ऑब्जेक्ट्स की आउटलाइंस क्रिएट कर देता है। ये सर्कल इत्तेफाक से बनाए ना, रेक्टेंगल्स भी हो सकते हैं, पॉलीगॉन भी हो सकते हैं, स्टार्स भी हो सकते हैं। तो ये क्या करता है, हर अबव ऑब्जेक्ट बिलो को हिट करता है उसके स्ट्रोक वैल्यू साथ। हर अबव ऑब्जेक्ट अपने ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट की बाउंड्री को उसकी आउटलाइन क्रिएट कर देता है। क्रिएट आउटलाइन, ये तो मैं सिर्फ 3 सर्कल की एग्जांपल दी, कुछ भी हो सकता है। और दूसरा काम क्या करता है स्टूडेंट्स, आप इनको अगर अनग्रुप कर दो तो ये आपका हर एलिमेंट अलग अलग हो गया। जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उनकी उतनी बाउंड्री, उनको सबको क्या कर दिया, ट्रिम कर दिया, एक दूसरे के साथ काट के रख, उसको काट दिया इस ऑब्जेक्ट को। ये देख रहे हो, सिर्फ इतना ही नहीं हुआ कि उसने सिर्फ उसके स्ट्रक्चर में ये काम किया, उसने बाकी भी कुछ और भी काम कर दिया इसका। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग हो गए, पीसीज में हो गए। ये भी एक इसका एक्शन है जो आपका आउटलाइंस, आउटलाइन बना देता है उसके सारा। जब तक वो ग्रुप में है ठीक है, अनग्रुप भी कर सकते हो उसकी आउटलाइंस को। ठीक है, ये इसका सिंपल सा एक एक्शन था। मेनली वैसे हम ज्यादातर ये ऑप्शंस के ऊपर हम काम करते हैं, लेकिन कभी जरूरत पड़े तो आपको पता है एक फीचर होती है, एक ऑप्शन होती है, इस्तेमाल आनी चाहिए उसका बस। जबकि ये ऑप्शन आपकी हो गई हुई है, ये माइनस बैक है, ये ऑपोजिट टू माइनस फ्रंट है। ये माइनस फ्रंट है और ये क्या है, माइनस बैक। बस यही फर्क है इसका।
उम्मीद है समझ आ गई होगी कि माइनस बैक से होना क्या है। सेम वही काम है कि आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बना के दूसरा ऑब्जेक्ट भी आपने रख दिया, ठीक है। और इसमें आपका उसमें होता था माइनस फ्रंट, इसमें से होगा माइनस बैक, बस ये फर्क है। माइनस क्या हो जाएगा, बैक वाला ऑब्जेक्ट। ये बिल्कुल ऑपोजिट है माइनस फ्रंट के। बाकी इसके अंदर कलर वलर देने हैं या जो भी करना है आप इसको इजीली टारगेट कर सकते हो। उसमें से माइनस फ्रंट निकलता था, इसमें माइनस बैक निकलता है, उस शेप को वहां से माइनस कर देता है। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। हाँ, इसमें हम मजीद कुछ क्रिएट करना चाह रहा था, मैं कुछ करवाना चाह रहा था, लेकिन टाइम चूंकि शॉर्ट है और क्लासेस हैं, तो इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। तो आप इसको यूज करते हुए डिफरेंट काइंड ऑफ आइकन्स, शेप्स अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। जैसा गेयर आइकन बनाया था, होम का आइकन बना लेना, बुक का आइकन बना लेना, और भी बहुत सारे आप आइकन्स की शेप्स पाथ फाइंडर को यूज करते हुए, अलाइन एंड प्रॉपर्टीज जितनी है इसके साथ इस्तेमाल करते हुए इसको आपने, मैं कोशिश करूंगा इसका हो सका तो मैं एक आपको वीडियो इसका कर दूंगा, नहीं होगा तो फिर मंडे को अटेम्प्ट करके दिखा दूंगा। और ये सारी ऑप्शंस के साथ आज आपने रोटेट को भी एक दफ़ा इस्तेमाल किया, ठीक है। रोटेट टूल को आते ही मैं आपको इंशाल्लाह रिफ्लेक्ट, फिर मैं आपको याद होगा मैंने आपको इसमें एक टूल और सिखाया है जो कि लाइव पेंट बकेट का है, ठीक है। शेप बिल्डर का मैं आपको नहीं बता सका, लेकिन बहुत इजी टूल है, बहुत इजी यूज है। शेप बिल्डर उसी तरह जिस तरह अभी आपने माइनस फ्रंट माइनस बैक ये वो किया है, ये शेप बिल्डर से भी आप इजीली कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये दो शेप्स हैं, अगर आप गौर करो, इन दोनों शेप्स को आपने सिलेक्ट करना है और ये शेप बिल्डर है जो कि मौजूद है लाइव पेंट बकेट से ऊपर, ये शेप को बिल्ड करता है। और जो चीज़ आपको निकालनी है या जिनको मर्ज करना है, ये देखो, ये दो आपके जो थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया ना कंपाउंड का, यूनाइट का, ये वही काम है। ये देखो, ये यूनाइट हो गया। अंडू करो। अगर आपने बाहर वाला पोर्शन निकालना है, ये वाला हिस्सा निकालना है, आप इनको इकट्ठा भी कर सकते हो, इनको निकाल भी सकते हो। निकालने के लिए याद रखना ऑल्ट प्रेस कर, ऑल्ट से वो माइनस हो जाता है और विदाउट ऑल्ट वो ऐड हो जाता है शेप के अंदर। इतनी सी बात है, इसकी बहुत प्रैक्टिस है, बहुत काम है इसका। करना क्या है, दोबारा सुन लो। दो शेप्स बनाई, दो शेप्स में मिसाल के तौर पे आपको कहा जाए ये निकाल दो शेप, इतनी, ये वाली। तो आपने इसका नाम ही बड़ा मजे का है, क्या, शेप को बनाना, शेप बिल्डर। अगर आप कहते तो मुझे ये वाला हिस्सा निकालना है, सिर्फ निकालना मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, ऑल्ट के साथ करना। आप कहते तो ये भी निकाल दो, ऑल्ट के साथ कर दो, ये भी निकाल दो, ऑल्ट के साथ कर दो, खत्म हो गया सब कुछ। इसका फायदा पता क्या है, वो जो क्लाउड नहीं बनाए थे आपने अलग 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 अलग, जिसको आपने आगे किया था कंपाउंड, वो करने के बजाय शेप बिल्डर से उनकी बाउंड्रीज को खत्म कर दो सब। ऐसा है ना, हो सकता है ना। ये देखो, इसको भी थोड़ा सा देख छोड़ना, क्योंकि ये वो टूल्स हैं जो मैंने ऑलमोस्ट आपको थोड़ा बहुत इसका जो यूज है वो मैंने बता दिया, ठीक है। ये जैसे ये सारे ऑब्जेक्ट, इन सबको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर में गए, दिस वन, और जो जो बाउंड्रीज को खत्म करना है, मर्ज करना है, ये मर्ज कर रहा है, ये देखो इकट्ठी हो गई ये वाली। इनको बाहर वाले हिस्से को निकालना है आपने, यहाँ चले, ये वाले दोनों को, ये तीनों को निकालना है बीच में से, शेप में से, ऑल्ट के साथ। जब आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ऑल्ट के साथ, जहां से लाइन क्रॉस करेगी वो खत्म। इनकी बाउंड्रीज को मर्ज करना है, ऑल्ट डी प्रेस करना, सिर्फ ऐसे। जब बाउंड्रीज खत्म करनी है तो क्या करना है, ऑल्ट। आप कह रहे हो यार ये निकाल दो, मसला ही कोई नहीं, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक कर। नंबर ऑफ शेप्स जो पड़ी होंगी ओवरलैपिंग कंडीशन में, उनको इकट्ठा करना है विदाउट ऑल्ट। उसमें से कुछ निकालना है बाउंड्री को, किसी बाउंड्री को आप समझ लो यार ये निकल जानी चाहिए,
ऑर्डर सर कर देना। दिस इज ऑल अबाउट शेप बिल्डर।